Hello my dear students, I am B.S. Pandey, your physics lecturer. Here in today's series of video lecture, standard 12, we are in lecture number 85. Student, आज हम लोग ऑप्टिक्स के सेक्शन को स्टार्ट करेंगे. दैट इज द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ NCERT. आप NCERT के सेकेंड वाले बुक में सेकेंड वॉल्यूम में इसको पाइएगा. और द फर्स्ट चैप्टर, ऑलराइट, द चैप्टर नंबर 9. हम लोग लास्ट लेक्चर जो देखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बाद हमारा ये ऑप्टिक्स सेकेंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है. एक्चुअली ये ऑप्टिक्स पूरा का पूरा ऑप्टिक्स दो पार्ट में डिवाइड है. ऑलराइट, वन इट इज रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग बेसिकली लेंस, मिरर और कुछ हम लोग लाइट के रिफ्रैक्शन फेनोमेना को स्टडी करते हैं. ठीक है. और इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, उसमें हम लोग लाइट के इन्हीं सारे क्वांटिटीज को, यानी कि रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे, रिफ्रैक्शन को भी स्टडी करेंगे. उसमें एक डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ऐड हो जाएगा. ठीक है, जो कि वेव नेचर से हम लोग कोशिश करेंगे स्टडी करने का. तो ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दो चैप्टर है NCERT में, चैप्टर नंबर 9 एंड 10. आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स. बहुत ही बेसिक से लेके चलेंगे हम लोग इस लेक्चर को, इस चैप्टर को, और तब जाके हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस हमारे स्कूल लेवल यानी कि स्टैंडर्ड 12 एंड देन विल मूव टू द फ्यू क्वेश्चंस ऑफ JEE एंड दैट इज IIT JEE एंड NEET एज वेल एज द एम्स. हम लोग उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. इट इज लेक्चर नंबर 85 फॉर स्टूडेंट. लेक्चर नंबर 85. हम लोग इस लेक्चर में आज रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं. रे ऑप्टिक्स, जो कि चैप्टर नंबर 9 होगा NCERT का. ठीक है जी, चैप्टर नंबर 9. स्टूडेंट, आपको याद होगा कि जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि 8th चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग डिस्कशन किए थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो रेडियो वेव से गामा रेज तक रेंज कर रहा होता है. ठीक है, रेडियो वेव से गामा रेज तक रेंज कर रहा होता है. रेडियो वेव से लेके गामा रेज तक रेंज कर रहा होता है. अब देखो रेडियो वेव, अब इस रेडियो वेव में हमारे पास इस रेडियो से गामा रेज के बीच में बहुत सारा वेव आ गया. आपको याद भी होगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, उसके बाद विजिबल लाइट. वही विजिबल लाइट यहां पे विजिबल, ये विजिबल रीजन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इसी में ये हमारा ऑप्टिक्स लाई कर रहा है. इसी में हम लोग पूरा का पूरा फेनोमेना हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है जी, ऑप्टिक्स का ये विजिबल लाइट हो गया. इसके बाद क्या था भाई, याद है किसी को? अल्ट्रा वायलेट. ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज, उसके बाद एक्स रेज, और उसके बाद ये हमारा गामा रेज आ गया. तो रेडियो वेव से लेके ये गामा रेज, कुछ पैटर्न है जो कि आपको याद रखना होता है एग्जाम के लिए. तो वो क्या क्या है, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वेवलेंथ डिक्रीज करता है. वेवलेंथ क्या होता है? डिक्रीज करता है. रेडियो वेव से हम आगे बढ़ रहे हैं, वेवलेंथ डिक्रीज करता है. ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं. जैसे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, लैम्डा विल डिक्रीज. लेकिन इसी डायरेक्शन में हम लोग जब बढ़ रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है. ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इंक्रीज करेगा सेम डायरेक्शन में. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा होता है. मतलब यहां पे हम साफ साफ कह सकते हैं कि रेडियो वेव का वेवलेंथ जो होता है वो सबसे ज्यादा होगा, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है रेडियो वेव का सबसे कम होगा. और उसी तरह से पेनिट्रेटिंग पावर भी डिसाइड होता है, सबसे ज्यादा हमको मिलेगा इसका. ठीक है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए. खैर,
ये हमारे ऑप्टिक्स का ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और ये बहुत कुछ हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये भी पढ़ते हैं कि जो स्पीड होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो स्पीड कैसे डिसाइड होता है। तो हम लोग कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी स्टडी किए थे। याद है आपको, स्पीड हम लोग लिखे होंगे C is equals to, that is the speed of electromagnetic wave, it is E naught component of electric field and B naught, that is the component of magnetic field। ठीक है जी, हम लोग इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम बात वेव की करते हैं तो इसको E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस के एक्स लिख सकते हैं, या B को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकते हैं इस तरह से। और ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, और ये रेशियो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे हम लोग एम्पलीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है जी, हाँ, ये एम्पलीट्यूड हम लोग यूज कर रहे होते हैं। और भी बहुत सारा चीज था। इस स्पीड को हम लोग परमिटिविटी और परमियाबिलिटी के टर्म में भी दिखाए थे कि C जो है वो 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हम लिख सकते हैं। अगर किसी मीडियम में हम चले जाएं तो ये स्पीड क्या था, तो ये स्पीड C/√अंडर म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमियाबिलिटी के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चर्चा किए थे। हम ये भी पढ़े थे उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर नंबर 8 में, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ऑसिलेट्स कर रहे होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो कि दोनों के एसोसिएशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है। कब? जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होता है या कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है, यानी कि वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो वर्टिकल अगर प्लेन में ट्रेवल कर रहा हो साइनसॉइडली, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को हम लोग क्या स्टडी किए थे कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में साइनसॉइडली ट्रेवल कर रहा होता है, कुछ इस तरह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के दोनों के प्लेन के बीच में कितना एंगल बन रहा होता है, 90 डिग्री। ये सीबीएसई में पूछा गया सवाल भी है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही सवाल समझते हैं। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इससे कहीं कोई मतलब नहीं है। स्पीड अगर हम बहुत ज्यादा टाइम इसमें ले तो हम स्पीड बताएंगे क्या होता है, थियरी बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे कहाँ से है, उसकी कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। डायरेक्ट हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन से पढ़ना शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन जो होता है ये आप स्टैंडर्ड 8 से पढ़ते आ रहे हैं। यू हैव स्टडी ऑलरेडी, दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन। इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। If light will change its medium, then we'll study another quantity that will be the refraction. तब हम लोग रिफ्रैक्शन को भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे। फिलहाल हम लोग रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। Alright, so let's start this chapter. The first topic you should write over your copy. It is reflection. सबसे पहला पॉइंट आप लिख रहे होंगे रिफ्लेक्शन। आप डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं, it is the bouncing back of light in same medium. But it is very important to mention bouncing back of light in same medium without changing, remember, without changing its wavelength, without changing its frequency. Remember, frequency तो वैसे भी मीडियम चेंज होने के बाद भी नहीं चेंज होता है, एनर्जी चेंज हो जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ रिफ्लेक्शन के केस में हम देखते हैं स्पीड भी चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि वेवलेंथ हम लोग बेसिकली देखें, स्पीड ये कंजर्व रहता है, मतलब सेम रहता है। खैर, तो रिफ्लेक्शन देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट, ये रिफ्लेक्शन ही एक ऐसा फिनोमेना है जिसको हम लोग हर जगह लगाते हैं, हर वेव के लिए लगा लेते हैं। अगर हम एक बॉल को, है ना, एक बॉल को जमीन पे ऐसे गिरा दें ऐसे, तो ये सीधा जाएगा, जिस एंगल पे टकराएगा उसी एंगल पे वापस आएगा। लेकिन अगर उसी बॉल को किसी एंगल पे फेंके, हम लोग नॉर्मल से कुछ एंगल बना के फेंके, तो भी उस केस में भी वो अगर एनर्जी का लॉस बहुत कम अगर देखें, एक नेग्लेक्ट कर दें अगर, जो कि फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटी को हम नेग्लेक्ट, तो उस केस में हम देखेंगे कि जिस एंगल पे ये टकरा रहा है उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होता है। तो रिफ्लेक्शन जो है ये हर एक वेव में आप लगा सकते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर देखो रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोले, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, ऑलराइट, एंड मोमेंटम। तो रिफ्लेक्शन को आप इस तरह से स्टडी कर रहे होते हैं। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, याद रखेंगे ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम बात कर रहे हैं ये भी आप स्टैंडर्ड 10th में पढ़ चुके हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिकली आप दो लॉ पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है। अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को आप पढ़ने से पहले मिरर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। प्लेन मिरर, ठीक है। तो हम मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करते हैं। चलो देखो, यहां पे ये अगर हमारा पॉलिश सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर यहां पे लाइट इस तरह से, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला लॉ क्या कहता है, इसको देखते हैं। लॉ को समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। लाइट अगर इस तरह से आया, दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे, ये हमारा नॉर्मल है, जहां पे ये नॉर्मल है जहां पे लाइट क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, और ये नॉर्मल से कुछ एंगल बना रहा है। सपोज दिस इज द थीटा आई, ऑलराइट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। थीटा आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब क्या कहता है ये लॉ, तो लॉ कहता है कि ये लाइट रे जितने एंगल पे टकराएगा नॉर्मल से बनाते हुए, याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द नॉर्मल, the angle at which the light incident at any point on reflecting surface making with the normal, it reflects by making the same angle. Angle of incident equal the angle of reflection. ये ना पढ़ते थे हम लोग स्टार्ट टेंस में। हाँ, तो ये लाइट इस तरह से, this is the theta r, this is the theta r angle of reflection, angle of रिफ्लेक्शन। और ये लॉ क्या कहता है, तो लॉ बेसिकली कहता है, ये लॉ क्या दे रहा है हमको कॉन्सेप्ट, तो लॉ दे रहा है थीटा आई इक्वल्स टू थीटा आर। ये आपका फर्स्ट लॉ है, इसको समझेंगे बेटा। यहां पे मान लो कि हमारे पास एक कॉपी हो, चलो हम यहाँ पे एक कॉपी देखते हैं। ये देखिए, ये ड्राइंग बोर्ड हम यूज करते हैं, ये हमारा कॉपी है। अब यहाँ पे लाइट अगर इस तरह से आ रहा हो और किसी सर्टेन एंगल पे टकरा रहा है, नॉर्मल से बनाता हूं, ये नॉर्मल हो जाएगा, और लाइट ऐसे जा रहा है, ठीक है। इस कॉपी की बात हम लोग कर रहे हैं। लाइट ऐसे आया, ये नॉर्मल है, और लाइट ऐसे चला गया, ठीक है जी। चलो अब सेकंड लॉ पे आते हैं। फर्स्ट लॉ तो एकदम क्लियर है क्या भाई, तो फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट आप वेक्टर के टर्म में भी लिख सकते हैं इसको। अगर वेक्टर के टर्म में लिखते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इस डायरेक्शन को अगर हम लोग आई कैप ले लें, इस डायरेक्शन को अगर हम आर कैप ले लें, और इस डायरेक्शन को अगर हम एम कैप ले लें, तो ये वेक्टर में ये लॉ क्या हो जाएगा, तो देखो क्या ये तीनों है ना, सेकंड वाले, फर्स्ट लॉ नहीं, सेकंड वाले लॉ को हम लोग इस वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले ये तो समझ ले कि ये सेकंड लॉ है क्या। तो सेकंड लॉ कहता है, दिस इज द फर्स्ट लॉ, दिस इज द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। इसका मतलब समझते हैं, बट स्टैंडर्ड 10th करने के बाद भी स्टूडेंट्स के पास एक कंफ्यूजन होता है, ये है क्या। तो सर देखिए है क्या, है ना, विच प्लेन, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइज इन सेम प्लेन, विच प्लेन, क्या ये कॉपी, नहीं ये कॉपी नहीं। तो देखो यहां पे लाइट आया और लाइट ऐसे गया और ये नॉर्मल है, तो ये तीनों सेम प्लेन में होगा, ये लाइन जो है तीनों सेम प्लेन में होगा। आई होप अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो हम इस कॉपी को यहाँ पे रखते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, एकदम साइड में समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने रखा, एक और मार्कर का हम यूज करते हैं ना, यहाँ पे हमने रखा ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड। चलो यहाँ देखो, ये इस तरह से रिफ्लेक्टेड। अब ध्यान से देखो, ये तीनों सेम प्लेन में है। कैसे भाई, लेट मी होल्ड इट, यस, ये तीनों सेम प्लेन में है। अगर ये नॉर्मल थोड़ा सा भी बेंड हो जाए, ये नॉर्मल, या देखो ये दो लाइट, ये दो, ये इंसिडेंट लाइट और ये नॉर्मल इस प्लेन में, तो ये रिफ्लेक्टेड ऐसे कभी नहीं हो सकता है। देखो ये सेम प्लेन में नहीं है, तो ये इधर नहीं जाएगा कभी भी, ये हमेशा इस तरह जाएगा, कुछ इस तरह से कि ये तीनों सेम प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में। इस प्लेन की बात नहीं होती है जिसमें हम लाइट, हम लॉज को स्टडी कर रहे होते हैं, जो सरफेस बना है, उस प्लेन की बात ही नहीं होती है। ये प्लेन सेम होगा कुछ इस तरह से कि ये तीनों लाइट रेज, या तीनों अगर वेक्टर मान लिया जाए, तो तीनों वेक्टर कोप्लानर होंगे, समझ लो इसको भी, ठीक है। ये तीनों क्या आएंगे, कोप्लानर होंगे। अगर मान लो हमारा सरफेस, अब ये भी क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, क्या सर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर सरफेस पे इक्वली एप्लीकेबल है? आंसर है यस, इट इज वैलिड फॉर ऑल सरफेस इक्वली, हर एक सरफेस पे इक्वली एप्लीकेबल है। अब आप ट्रांसपेरेंट सरफेस पे जाइएगा तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वहां पे रिफ्रैक्शन भी आ जाता है, इसलिए हम लोग फोकस पे करते हैं। अगर मान लो कि नॉर्मल कुछ सरफेस इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कि नॉर्मल इधर आ जाता है, ठीक है, तब क्या लाइट इसी तरह से जाता है?
तो आंसर है नो, लाइट ऐसे नहीं जाता। तब लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा, कुछ इस तरह से कि फिर से ये एक प्लेन बना लेगा। आई होप ये बहुत ही क्लियर होगा, है ना। डोंट कंफ्यूज कौन सा प्लेन है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। विच प्लेन? नॉट दिस प्लेन, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन, ऑलराइट। यानी कि तीनों अगर वेक्टर है तो ये कोप्लानर वेक्टर के जैसे ट्रीट होगा। कोप्लानर वेक्टर, अगर आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो। अगर ये कोप्लानर वेक्टर है तो आई डॉट एन क्रॉस आर मस्ट बी इक्वल्स टू 0, मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अगर आप यहां पे इन दोनों का क्रॉस कर दें और इससे डॉट कर दें तो ये हमेशा 0 आएगा। ये कंडीशन होता है कोप्लानरिटी का। अगर तीन वेक्टर हमारे पास कोप्लानर है तो ये कंडीशन फुलफिल होगा। कैसे बेटा? तो n क्रॉस r अगर आप करोगे ना, n क्रॉस r, तो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर। अब ये जो है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे इसके साथ तो cos 90 जो होगा, इसके साथ डॉट जो होगा, अब ये इसके परपेंडिकुलर हो गया तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। cos 90 वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखो ये कोप्लानरिटी का, तो ये हमारे पास दो लॉ है। फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ कहता है ऑल द थ्री लाइन दैट इज द इंसिडेंट लाइन, दैट इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, दैट इज द आई डॉट एन क्रॉस आर। इट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? इट इज 0, ऑलराइट। अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के बाद हम लोग प्लेन मिरर पे इसको अप्लाई करते हैं। वैसे आपके एनसीईआरटी में जो कोर्स स्टार्ट है वो स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट है, लेकिन प्लेन मिरर से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपको फेस करने पड़े, इसीलिए चलो हम लोग स्टार्ट वहीं से करते हैं। प्लेन मिरर का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का प्लेन मिरर को हम लोग देख लेते हैं। एक बार आप प्लेन मिरर को देख लेंगे स्टूडेंट, उसके बाद थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगा स्फेरिकल मिरर पे इसको अप्लाई करने में, ठीक है। चलो तो रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से हम लोग देखते हैं। रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, राइट। अभी देखो जब हम लोग प्लेन मिरर की बात कर रहे होते हैं तो हम प्लेन मिरर बनता कैसे, क्या है, ये हम लोग अच्छे से डिटेल से जानते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा उस इमेज को कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रीट करेंगे इसको समझ लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पे हमारे ऑप्टिक्स में, और इमेज का मतलब क्या होगा इसको समझ लो। तो ऑब्जेक्ट का मतलब हमारे इस ऑप्टिक्स में हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का मतलब जब उस पोजीशन को हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, या जो भी ऑब्जेक्ट देगा हम उस ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए ऑप्टिक्स में दो लाइट रेज का या दो से ज्यादा लाइट रेज का हम लोग यूज करेंगे, दो या दो से ज्यादा, ऑलराइट। तो यहां पे अगर दो लाइट रे कहीं से आ रहा हो, दो लाइट रे कहीं से आ रहा हो और इंटरसेक्ट करे, ऑलराइट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of two incident light rays, remember the two incident light rays, this is the incident, these are the coming, all right, incident that is the coming, ये कहीं से आ रहे हैं, तो ये पॉइंट को हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। उस पोजीशन को, किसको भी, पोजीशन को हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। यहां साफ साफ लिख दो ना, पोजीशन, पोजीशन को हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। इमेज क्या होगा हमारे लिए, तो इमेज होगा यही लाइट रेज, ऑफकोर्स किसी ना किसी मिरर से या कहीं से टकरा के या किसी सरफेस से टकरा के आ रहा होगा, तभी तो हम उसके कारण इमेज का स्टडी कर रहे हैं ना। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, ये रिफ्लेक्ट होके मान लो इस तरह से आया, और उधर से कोई रिफ्लेक्ट होके इधर आया इस तरह से, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड, ये उधर से आ रहे हैं, रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड। तो जो दो लाइट रे, दो या दो से ज्यादा लाइट रे जहां पे इंटरसेक्ट करे, तो वो पोजीशन हमारा कौन सा, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का, वो पोजीशन हमारा इमेज के जैसे हम ट्रीट करेंगे, उसको एज अ इमेज पोजीशन के जैसे हम लोग ट्रीट करेंगे। पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां भी बेटा तुमको ऑब्जेक्ट बनाना है, क्या करो, दो लाइट रे ढूंढो, इंसिडेंट लाइट रे ढूंढो। जैसे अगर हम बात कर दे, यहां पे हमारे पास मिरर है,
ये है मिरर रखा हुआ है, हमने ले लिया ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका इमेज हमको बनाना है। आपका सबसे प्राइमरी वर्क क्या होगा, आपका प्राइमरी वर्क होगा कि दो लाइट रे यहां से, ठीक है, अभी यहां से दो लाइट रे, एक ऐसे ले लिए, अब बेटा दूसरा भी ऐसे ले लो, तब तो मुश्किल हो जाएगा। तो दो लाइट रे आप दिखा दो ना, एक लाइट रे ऐसे दिखा दो, दो लाइट कैसे भी देखो, चलो एक लाइट ऐसे पास करवा दो या एक लाइट ऊपर पास करवा दो, मिरर से टकराए लेकिन, ओके। तो आपको दूसरा लाइट रे कुछ इस तरह से डिसाइड करना है कि कुछ सर्टेन एंगल बनाए। अब जब एक बार आपने ऑब्जेक्ट के लिए दो लाइट रे डिसाइड कर लिया, देन you will be able to find the image after reflection through this mirror if you're having the complete concept of reflection। अगर आप रिफ्लेक्शन का मतलब समझते हैं तो अब आप इमेज आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा इंसिडेंट लाइट रे का जो पोजीशन है यही ऑब्जेक्ट दे देगा, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट के जगह पे ही दो लाइट रे को, इंसिडेंट लाइट रेज को इंटरसेक्ट करवाना है, ठीक है। इसका मतलब अब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज क्या होगा, तो देखो अगर ये लाइट यहां पे गया है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे अगर हम ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लाइट रे ऐसे गया, टकरा के इसी पाथ पे वापस आया, ये लाइट रे कैसे जाएगा बेटा, तो ये टकरा के सेम एंगल, लॉ क्या कहता है, लॉ को पकड़ो है ना, लॉ कहता है अगर यहाँ पे हमने नॉर्मल बना लिया दिस थीटा आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये सेम एंगल बनाता हुआ रिफ्लेक्ट होगा, दिस इज द थीटा आर, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो तो भाई यहां पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, मिरर के सामने इंटरसेक्ट, ये लाइट इधर जा रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये इधर जा रहा है, ये कभी इंटरसेक्ट करेगा, नेवर, है ना, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो लाइट रे अगर आगे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग मिरर के पीछे जाके देखेंगे कि क्या ये वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमको देखा कि ये लाइट रे ठीक है भाई ऐसे आ रहा है, तो वर्चुअली हम इसको पीछे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, और ये अगर इधर आ रहा है तो इसको वर्चुअली हम पीछे इंटरसेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। स्केल का, प्रॉपर स्केल का हम लोग यूज करेंगे, स्केलिंग सही होना चाहिए। तो ये हमको ऐसे दिख रहा है, आता हुआ दिख रहा है ये, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा पोजीशन किसका भाई, इमेज का पोजीशन हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो गया और ये इमेज का पोजीशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर स्टडी कर सकते हैं। खैर अब इस पे और भी कुछ क्वांटिटीज को हम लोग स्टडी करेंगे, कब, जब बात हम प्लेन मिरर की कर रहे हैं। ये हमारे पास प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का कुछ प्रॉपर्टी होता है, इमेज जब बन रहा होता है प्लेन मिरर से तब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी होता है। व्हाट आर दैट प्रॉपर्टी, द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव स्टडीड इन योर हाई स्कूल कोर्स, दैट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस that is u should be equal in magnitude as image distance, that is v. So we are having the first property, my dear students, u should be equals to v. We are talking about here the magnitude, all right, the magnitude u should be equals to v, u v बराबर होगा। अब यहाँ पे दूसरा सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी है the height of object, suppose it is the height of object from the reference, and the same reference we have selected here, so the height of image, अभी रेफरेंस से कितने ऊंचाई पे हाइट इमेज बन रहा है, कितने ऊंचाई पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सो दिस आर द इक्वल, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर आप, वैसे तो ये वर्चुअल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो इमेज भी वर्चुअल बनेगा, और याद रखेंगे प्लेन मिरर से हमेशा भी लाइट रे जो होगा वो, ये इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल ही बनता है। अब देखो तीसरा, अगर मान लो हम 1 सेकंड दिए, कॉन्सेप्ट है 1 सेकंड दिए, ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर आगे गया तो क्या इमेज वहीं पे रुका रहेगा, इज इट पॉसिबल, नो, इमेज भी 1 सेकंड में आगे आ जाएगा। यानी कि अगर स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, क्या भाई स्पीड किसका, ऑब्जेक्ट का, इधर जाने का स्पीड, तो इधर इमेज के आने का भी स्पीड किसका भाई, इमेज का, क्या सेम हो जाएगा। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी दैट यू शुड रिमेंबर, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ इमेज, बस डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। हम लोग अगर ऑब्जेक्ट को वहां रख के मिरर को लेके दौड़ना शुरू कर दे तब भी केसेस यही होंगे। अगर ये मिरर की तरफ आ रहा है स्पीड से, अब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, देखो अगर ये ऑब्जेक्ट देखे कि इसका इमेज कितने तेजी से दौड़ रहा है तो इसको क्या लगेगा, तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, ठीक है। स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इट विल बी
2v। अगर v स्पीड से दौड़ रहा है ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स इमेज भी उतनी स्पीड से दौड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और रिलेटिव स्पीड ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। 5 मीटर पर सेकंड से ये दौड़ रहा है तो ये देखेगा, ये अपीयर करेगा कि इसका इमेज जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ भागा आ रहा है ना। तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो जाता है। अब कुछ इमेज हम लोग फॉर्म करना सीखते हैं प्लेन मिरर से, ठीक है जी। प्लेन मिरर से हम लोग इमेज को फॉर्म करना सीखते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये इमेज बाय प्लेन मिरर, स्टूडेंट काइंडली गिव द हेडिंग इमेज बाय प्लेन मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। ऑलराइट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। जैसा कि हम आपको बताएं, बहुत तेजी से हम नहीं लेके चलेंगे इस चैप्टर को ऑप्टिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम लोग टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हमारा एम क्या है बेटा, हमारा एम है चीज़ों को समझ लेना, ठीक है। हमारा एम ये नहीं है कि हम कवर अप करते चले, हमारा एम है कि चीज़ों को समझना। इसलिए धीरे धीरे चलते हैं, फिर हम धीरे धीरे अपना स्पीड जहाँ पे हम लोगों को लगेगा कि आसान है, समझ सकते हैं, बढ़ाया जाएगा। तो देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, चलो देखो, ये हमारा प्लेन मिरर है, हमने रख दिया एक ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है जी, ए बी। तो क्या आप इसका इमेज बना सकते हैं? अब आपका तो कॉन्सेप्ट इतना बिल्डअप हो गया, स्टैंडर्ड 10 से पढ़ते आ रहा है। आप क्या करेंगे, फटाक से यहाँ पे एक सेम डिस्टेंस पे बना देंगे, कहेंगे भाई यहाँ पे सर ये 1 सेंटीमीटर पे, अगर ये 5 सेंटीमीटर पे तो इमेज भी 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बना देंगे ना, फटाफट ड्रॉ कर देंगे। क्या आप इसको रे डायग्राम से बना सकते हैं? यस, आप बना सकते हैं। हम टाइम वेस्ट नहीं करने जा रहे हैं, हमको पता है मैक्सिमम स्टूडेंट आप ये तुरंत अभी बना भी चुके होंगे। 2 लाइट यहाँ लीजिएगा, 2 लाइट यहाँ पकड़िएगा, ठीक है, एक यहाँ, इस तरह से ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ये सेम पाथ पे गया और सेम पाथ पे वापस आ जाएगा। ये ऐसे गया, रिफ्लेक्ट ऐसे हो गया, ये ऐसे गया, सेम पाथ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री फॉल कर रहा है। ये ऐसे गया तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे जा रहा है, रिफ्लेक्ट ऐसे हो रहा है। तो ये अगर पीछे जाके इंटरसेक्ट यहाँ पे करे तो यहाँ पे देखो बेटा, ये सीधे गया तो इसका इंटरसेक्शन इसके पीछे अगर देखेंगे तो कुछ यहाँ पे होगा। उसके बाद आप यहाँ पे इमेज बना लीजिएगा, ठीक है। और जब भी आप इमेज बना रहे हो बेटा, ध्यान रखेंगे एक चीज का, किस चीज का, कि एरो देना नहीं भूले। एग्जाम में मार्क्स जो होता है वो जनरली टीचर कट करते हैं। ये आप रे ऑप्टिक्स जब पढ़ रहे हैं तो ये एरो देना नहीं भूले, पता ही नहीं चलेगा ना लाइट किधर से आ रहा है, ये कंफर्म होना चाहिए। तो एरो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इमेज बना रहे हो। याद रखें कि डायग्राम जो आप बनाते हैं एग्जाम में, उसका बहुत ही बेनिफिट होता है। मैक्सिमम मार्क्स आपको डायग्राम पे मिलता है। बहुत सारा तो ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि डायग्राम बना के, अगर आप बहुत कंफ्यूज है तो डायग्राम बना के आपको मार्क्स मिलता है। चलो बेटा, अब देखो तो ये हमारा हो गया। एक और इमेज का यहाँ फॉर्मेशन करते हैं हम लोग। ये हमारा प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया। चलो ये मान लो 2 फीट का ऑब्जेक्ट है, 2 फीट का ऑब्जेक्ट है, जो कि ये इससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है। इमेज का लेंथ क्या होगा इस मिरर में? ये मिरर जो है, ये मिरर है, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसमें इमेज का लेंथ क्या होगा? इसमें अगर देखा जाए तो इमेज का लेंथ क्या होगा? अगर हम ये क्वेश्चन पूछ दे तो बेटा कैसे बनाइएगा? अरे सर आपने क्या पूछ दिया, लेंथ थोड़ी ना चेंज होता है प्लेन मिरर में। हाँ बेटा, लेंथ नहीं चेंज होता, बहुत अच्छा। तो विजन जो है वो तो चेंज हो सकता है, ऑब्जर्वर पे तो ये डिपेंड करेगा ना। ये देखो, जब भी इस तरह क्वेश्चन है बेटा, तुमको अगर लेंथ निकालना है तो आप क्या करोगे, या इमेज ड्रॉ करना है। मान लो हम यही कह देते हैं कि चलो इसका इमेज बनाओ इसमें, तो आप क्या करोगे, ऐसा मोटा मोटी ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर दो। सर देखिए ऐसा होगा, है क्या करोगे, यहाँ पे आप इस मिरर के परपेंडिकुलर यहां से एक लाइन ले लो, ठीक है जी। ये मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन ले लो। अब जब मिरर के परपेंडिकुलर ले, यहीं से मिरर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। देखो आसान तरीका हम लोग देख रहे हैं बेटा, है ना, यही 30 डिग्री है, मिरर के पैरेलल यहाँ पे। अब क्या करना है, तो अब कुछ नहीं, एकदम आसान है यार। इसका कंपोनेंट तोड़ दो, ये जो आपका लेंथ है ना, इसका कंपोनेंट, तो इसका कंपोनेंट एक इतना बड़ा होगा इस पे, और इसका एक कंपोनेंट इस पे कुछ इतना बड़ा होगा, आएगा नहीं जी? हाँ, अब ये जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे ऑफकोर्स यहाँ पे एक इमेज इसका बनेगा,
इधर सेम लेंथ का, और ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इधर बनेगा सेम लेंथ पे। अरे इमेज बन तो गया, कुछ है थोड़ी ना, आप डायरेक्ट भी बना सकते थे ना, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट हमने मेजरमेंट कर लिया। हाँ भाई, इसका इमेज ये बनेगा। सो दिस इज द वे टू ड्रॉ द इमेज। ठीक है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है बेटा, अगर ये एक मिरर रखा हुआ है, उसका इमेज बन रहा है, मिरर को थीटा से घुमाएंगे तो जो इमेज था वो कितने एंगल से घूम जाएगा, ये इस तरह का क्वेश्चन आता है ना। ऐसे भी क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस करना पड़ सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन हम देते हैं यहाँ पे और छोड़ते हैं, बहुत ही सिंपल, आज फर्स्ट लेक्चर है इस ऑप्टिक्स का, तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग देखें। इसको हम मिटाते हैं। देखो एक क्वेश्चन हम देके छोड़ रहे हैं, अगले दिन हम लोग स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट कर देंगे डिस्कशन अपना। Okay, now the question, for clear vision, my dear students, for clear vision, if you're having, this is your homework, you have to prove, you have to find the answer using the ray diagram, alright, using the ray diagram. But what is the question actually? The question is, by the plane mirror, if you want to see your full view, this is the clear full view, this is you, Mr. Golu. This is your beautiful eye. Okay, so to see full view, if your height it is h, so to see full view by this beautiful eye, what should be the minimum length of the mirror? This is my question. इस मिरर का कम से कम कितना लेंथ हो जिसमें आप अपना फुल व्यू, यहां से क्लियर विजन के लिए फुल व्यू आप अपना देख सकते हैं। आपका आंसर जो भी है उस आंसर को आप रे डायग्राम से प्रूव करके दिखाइएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स हम प्लेन मिरर पे डिस्कस करने के बाद बहुत ही कुछ 5 to 6 मिनट तब हम लैंड अप कर जाएंगे स्फेरिकल मिरर पे, जो कि आपके एनसीईआरटी का सिलेबस है। तो आज का जो लेक्चर था वो बेसिकली चला गया इंट्रोडक्शन में, और कुछ यही पहले का आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम लोग रिकॉल किए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।